बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 5th लेक्चर है। हम बात कर रहे थे कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में, और कंप्यूटर हिस्ट्री के इस लेक्चर को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कुछ डिवाइसेस के बारे में और उनके इन्वेंटर्स के बारे में, और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बात की थी उन कंप्यूटर्स के बारे में जो पास्ट में ग्रेजुअली हमारे सामने इंट्रोड्यूस होते आए। और इस थर्ड और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में। कंप्यूटर जनरेशंस का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर की फेजेस हैं। फेजेस से मुराद कि जिस दौर में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल था उसी कंपोनेंट को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को एनहेंस किया जाता था। तो लिहाजा जनरेशन से मुराद कंप्यूटर की फेजेस हैं अकॉर्डिंग टू इट्स इंटरनल टेक्नोलॉजी या इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। देर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जो पहली कंप्यूटर की जनरेशन है जिसे हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उसका दौर 1940 से लेके 1956 तक चला। इस दौर में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल था जिसे हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैक्यूम ट्यूब है क्या। वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और इसे इन्वेंट किया था 1904 में एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। यह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाया गया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए। उस दौर में ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल था, लिहाजा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। वैक्यूम ट्यूब सबसे बड़ी बात जो इसमें थी वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती थी, और एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से इनकी हीटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो लिहाजा जिस तरह पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि जो कुछ कंप्यूटर्स थे जो पास्ट के हैं, जिस तरह मार्क 1 है, ENIAC है या यूनिवैक है, ये वो कंप्यूटर्स थे जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई थी, और इनको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहते हैं। लिहाजा अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के क्या एडवांटेजेस थे और क्या डिसएडवांटेजेस थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज नज़र आता है वो एक ही एडवांटेज है, और वो एडवांटेज है कि उस ज़माने में वैक्यूम ट्यूब अवेलेबल थी, और वैक्यूम ट्यूब के अवेलेबल होने की वजह से कंप्यूटर बनाना पॉसिबल हो गया। यही एक मेन एडवांटेज था। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस पे बात करें तो इस दौर के जो कंप्यूटर्स थे उनके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा थे। सबसे पहली बात तो ये कि इन कंप्यूटर्स में थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई थी। तो इन थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब के इस्तेमाल की वजह से इन कंप्यूटर का जो साइज़ था वो बहुत ह्यूज साइज़ में ये कंप्यूटर बने। दूसरी बात कि इन कंप्यूटर्स में ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं, और एनर्जी कंजम्पशन की वजह से इनके अंदर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। लिहाजा ये कंप्यूटर हीट अप बहुत ज़्यादा हो जाया करते थे। इसके अलावा इनके जो ड्रॉबैक्स हैं इन कंप्यूटर्स के, ये कंप्यूटर जिस तरह मैंने आपको बताया रिलायबल नहीं थे। इनका जो रिज़ल्ट था वो एक्यूरेट नहीं था। इनके लिए कांस्टेंट एयर कंडीशनिंग चाहिए थी। इसके अलावा ये कंप्यूटर जो हैं ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा थे, और इसके अलावा इनका लिमिटेड यूज़ था, यानी ये स्पेसिफिक पर्पज़ थे, यानी एक ही काम कर सकते थे। यानी अगर इनको सेंसस डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया तो वो सिर्फ सेंसस का काम ही करेंगे, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। इसके अलावा इन कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल हुए थे स्टोरेज के लिए, और वो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम थी। नेक्स्ट जी, पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। इनपुट के लिए भी कोई कीबोर्ड या माउस नहीं था, सिर्फ पंच कार्ड थे, और आउटपुट के लिए भी कोई स्क्रीन नहीं थी, वो भी पंच कार्ड के ऊपर ही इनकी आउटपुट आती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ज़्यादा फॉल्टी थे। ये कंप्यूटर कॉस्टली होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फॉल्टी थे। इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा रॉन्ग था, रिलायबल नहीं था। इसके अलावा इनकी कांस्टेंट मेंटेनेंस चाहिए थी। अब बात आती है जी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स पर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का दौर 1956 से लेके 1963 तक का दौर है। इस दौर में एक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारे सामने आया, और वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है ट्रांजिस्टर। थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर एक ट्रांजिस्टर ही काफ़ी है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर की तरफ।
ये 3 पर्सन्स हैं जिनके नाम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे पहले जॉन बर्डीन है, दूसरे नंबर पे वॉल्टर ब्रैटिन है और तीसरे नंबर पे विलियम शॉकली है। ये तीनों पर्सन एक्सपर्ट हैं फिज़िक्स के और इन्होंने ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया। और ट्रांजिस्टर इन्वेंट होने से अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर का साइज़ वैक्यूम ट्यूब की निस्बत स्मॉलर है, तो लिहाजा इस वजह से ये कंप्यूटर साइज़ में थोड़े कम हो गए अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन के साथ। तो अब हम बात करते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पर। ये कंप्यूटर साइज़ में कम हो गए अगर कंपैरेटिवली टू द फर्स्ट जनरेशन। इसके अलावा वैक्यूम ट्यूब ना होने की वजह से इनकी ट्रांजिस्टर जो है वो एनर्जी कम कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से इनकी हीटिंग भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसके अलावा ये कंप्यूटर जो है इनकी स्पीड बढ़ी। इनमें फिर टेप ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क इस्तेमाल हुए स्टोरेज के तौर पे ड्रम की जगह, लाइन प्रिंटर इस्तेमाल हुए आउटपुट के लिए। इसके अलावा इनमें इनकी एक्यूरेसी कुछ इम्प्रूव हुई थी। और अगर हम बात करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस पर, तो इनके डिसएडवांटेज पे अगर हम गौर करें तो इनके लिए एयर कंडीशनिंग कॉन्स्टेंटली चाहिए थी। ये भी इतने रिलायबल नहीं थे। दूसरे नंबर पे इनकी कांस्टेंट मेंटेनेंस चाहिए थी, कॉस्टली बहुत ज़्यादा थे, ये भी स्पेसिफिक पर्पस थे। और इनमें पंच कार्ड ही थे इनपुट के लिए, कीबोर्ड वगैरह नहीं थे, लेकिन इनकी आउटपुट लाइन प्रिंटर पर ली जाती थी। और इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन भी बहुत डिफ़िकल्ट थी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, और कॉस्टली बहुत ज़्यादा थे। इसके बाद बात आती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का दौर 1964 से लेकर 1971 तक रहा। इस दौर में एक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारे सामने आया और वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है आईसी। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। और अब हम बात करते हैं इसके इन्वेंटर पर। आईसी को डेवलप किया था, इन्वेंट किया था जैक किल्बी ने। अब हम बात करेंगे इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। ये कंप्यूटर बहुत स्मॉल साइज़ में आ गए। इसके अलावा इनकी स्पीड बहुत बढ़ी। इसके साथ साथ ये एनर्जी कंजम्पशन इनकी बहुत कम थी और हीटिंग भी इनकी बहुत कम हो गई। इसके अलावा ये जो कंप्यूटर हैं इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी थी और जनरल पर्पस हो गए कुछ हद तक। जनरल पर्पस से मुराद कि इनमें तकरीबन हर किस्म का काम होना शुरू हो गया था, लेकिन कुछ हद तक। और इस दौर में इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस जो हैं उनका इस्तेमाल भी हुआ। इनकी प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ी और पिछली 2 जनरेशन की निस्बत ये कम कॉस्टली थे, ये इतने महंगे नहीं थे। लेकिन अगर हम इनके डिसएडवांटेजेस पर बात करें तो डिसएडवांटेजेस सिर्फ 2 मेजर किस्म के हमारे सामने हैं। एक तो इनके लिए कांस्टेंट एयर कंडीशनिंग चाहिए थी और दूसरा आईसी बनाने के लिए हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए। अब हम बात करते हैं जी 4th जनरेशन कंप्यूटर पर। जो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं इनका दौर 1971 से लेके 2010 तक का माना जाता है। इस दौर में एक रेवोल्यूशन कंप्यूटर की फील्ड में आया और वो रेवोल्यूशन था माइक्रो प्रोसेसर की शक्ल में। माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ आईसीज इस्तेमाल हो सकते हैं, वहाँ पे माइक्रोचिप ही काफ़ी है। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंटर कौन थे। माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया था टेड हॉफ ने और इन्होंने इसको डेवलप किया था इंटेल के लिए। और इन्होंने जो पहला प्रोसेसर बनाया उसका नाम था इंटेल 4004। अब इस दौर के वही कंप्यूटर हैं जो आजकल हम सब लोगों के पास हैं और इनमें माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर ही इस्तेमाल हो रहा है। और इन कंप्यूटर के साइजेज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए अगर हम पिछली जनरेशन के साथ इनको कंपेयर करें। इसके अलावा इनके अंदर हीट प्रोडक्शन नहीं, एनर्जी बहुत कम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनके अगर हम मज़ीद एडवांटेजेस देखें तो उस पर हमें पता चलेगा इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पर एयर कंडीशनिंग भी इनके लिए नहीं चाहिए, बहुत रिलायबल हैं, टोटली जनरल पर्पज़ हैं और चीपेस्ट हैं तमाम जनरेशन्स के अंदर। और यहाँ पे इनमें कीबोर्ड और माउस वगैरह इनपुट के लिए इस्तेमाल हुए। इसके अलावा जो है वो स्क्रीन्स भी यहाँ पे अवेलेबल थी आउटपुट के लिए।
लेकिन अगर हम इनके डिसएडवांटेजेस पर बात करें तो डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही नज़र आता है, वो ये है कि माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का दौर 2010 से लेके अब तक का है। अब ये जो दौर चल रहा है इसमें कंप्यूटर्स में मज़ीद इन्हेंसमेंट हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हवाले से तो कम, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जॉन मैकार्थी, और इन्होंने कॉग्निटिव साइंस के जो लॉजिक्स हैं, क्योंकि ये उसमें माहिर हैं कॉग्निटिव साइंस में, और इनके लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के अंदर एनहेंसमेंट की जा रही है। इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मसनूई जहानत, यानी जो हमारी जहानत है वो नेचुरल है, लेकिन जो कंप्यूटर मशीन के अंदर इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवाया जाए वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि कंप्यूटर आर्टिफिशियली थिंक कर सकेंगे, आर्टिफिशियली अपना IQ इस्तेमाल कर सकेंगे। रोबोट्स वगैरह इसी दौर के एग्जांपल्स हैं। तो ये 5 जनरेशन थी जिनके अंदर कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया मुख्तलिफ फेजेस के हवाले से। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ अपने इस लेक्चर को, तो आप इसे थोड़ा मेमोराइज़ करने के लिए एक दफ़ा देखिएगा कि जो आप लोगों के सामने बात की कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो बेसिकली उनमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर उनकी जगह वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह IC इस्तेमाल होना शुरू हुआ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप का इस्तेमाल हुआ, और फिफ्थ जनरेशन में साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है। ये थी जी 5 हमारी कंप्यूटर जनरेशन्स। ये कंप्यूटर हिस्ट्री का आज थर्ड और लास्ट पार्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, कंप्यूटर की खूबियों के बारे में, और उनको हम कंपेयर करेंगे ह्यूमन बीइंग के साथ। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।